सभी सज्जनों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेश जैन उपस्थित हैं। डॉक्टर राजेश जैन आज हमसे चर्चा करेंगी पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे संबंधित हार्मोन्स और उससे संबंधित बीमारियों की। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी ग्लैंड है। ये हमारे शरीर का नियंत्रण करती है। हमारी बहुत सारी चीजें, सारे जो शरीर का जो इन्वायरमेंट है वो इसी ग्लैंड के फंक्शनिंग पे होता है और बहुत छोटी सी होती है साइज में। तो डिटेल में डॉक्टर साहब बताएंगे। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा का जुड़ाव यहीं से शुरू होता है शरीर से, एक अलग ढंग से। तो डॉक्टर जैन का हम स्वागत करते हैं। और सभी को गुड इवनिंग सर। और क्योंकि हार्मोन्स की बात पिछले 3 हफ्तों से चल रही है, और इसी में चूंकि पहले तो हमने जो था सभी नॉर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात की, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स कही थी। अब चूंकि अब उसकी डिटेल के भी डिटेल में, जिसको कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, हम आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के अंदर स्थित होती है, और एक स्मॉल होती है, एक मटर की साइज की रहती है। और बेस ऑफ द ब्रेन जो रहता है हमारा, उसके स्कल के अंदर बेस ऑफ द ब्रेन पे हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। और ये बहुत सारे तरह के सेवरल जो है, बहुत सारे तरह के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है इसमें से रिलीज होते हैं, और इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं कई बार, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये दो हिस्सों में रहती है। इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी आगे के हिस्से को हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और इसके जो पीछे का हिस्सा रहता है, जो एक मटर की साइज की जो है, उसमें मटर साइज समझने के आधे दाने से ज्यादा जो है एंटीरियर पार्ट को बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, और पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है सामान्य तौर पर 6 से 7 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और आगे वाले हिस्से को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और पीछे वाली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एंटीरियर हाइपोफाइसिस से जो है ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं। टीएसएच को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन, ये मुख्यतः 6। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे हमारे स्किन का कलर जो डार्क है कि लाइट है, इस तरह से हमारा डिसाइड होता है। इस तरह से मेन जो है 7 हार्मोन्स में से 6 हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और मेलेनोसाइट हार्मोन भी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, उससे सामान्य तौर पर 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक हम उसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसको वेसोप्रेसिन के नाम से भी बोला जाता है, और ऑक्सीटोसिन। तो इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो रहती हैं, इसे 2 भागों में बांट करके हमने 6 हार्मोन जो है, और मेनली एक्चुअली ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। यानी ये गंतव्य पर जाकर, यानी पिट्यूटरी से निकल करके नीचे, जैसे टीएसएच है, वो थायराइड स्टिमुलेट, थायराइड को स्टिमुलेट करती है कि वहां से वो अपने हार्मोन्स रिलीज करे। इसमें T3 T4 टीएसएच होते हैं। फिर एसीटीएच जो रहता है वो है निकल के एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, उसके कॉर्टेक्स से ऊपर जाके स्टिमुलेट करती है कि वहां से अपने अपने हार्मोन्स वहां से रिलीज करें। ऐसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, वो जो महिलाओं में ओवरी यूट्रस वगैरह जो रहती है, तो ओवरी के अंदर जो है वो करके उसके हार्मोन्स वगैरह, उनके अंडा जिसको ओवम बोलते हैं, और जिससे बाद में जो पुरुष के जो सीमेन में जो रहते हैं, वीर में जो वीर रहता है, उससे युगल युगल होकर के जो हमारे नई जनरेशन के लिए जो उत्पत्ति होती है, उसमें एफएसएच एलएच, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे कि हमारे फीमेल ऑर्गन्स और मेल ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद एक प्रोलैक्टिन करके हार्मोन होता है, उसको उसका रिलीज होना मतलब जो बच्चा होने के बाद जो दूध वाली जो प्रक्रिया होती है, वो प्रोलैक्टिन के द्वारा होती है। और महिलाओं में जब डिलीवरी होने के बाद प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, और जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो सक्कनिंग रिफ्लेक्स और ज्यादा मिल्क सीक्रेशन होता है। तो इस तरह से मोटे मोटे जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमने 6 हार्मोन्स के बारे में बात की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है इसमें ग्रोथ हार्मोन्स होता है।
और उसका जो फंक्शन रहता है, खास करके ग्रोथ हार्मोन जो जीएच बोलते हैं, उसके होते हैं कि एक तो हड्डी और मसल्स, इन दोनों की ग्रोथ करना है। यानी जो छोटा बच्चा लेके जो युवावस्था तक जब हम अपनी पूरी हाइट और अपनी बॉडी को डेवलप करते हैं, उस टाइम सबसे ज्यादा छोटी उम्र से लेके बड़े होने के बीच ग्रोथ हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसी के पहले इसमें हड्डी बढ़ती है, फिर मांस बढ़ता है, फिर हड्डी बढ़ती है, फिर मांस बढ़ता है। इसलिए कई बार बच्चों को ग्रोइंग पेन, जिनको हम बोलते हैं, ज्वाइंट्स में भी दर्द वगैरह जो होता है, उस तरह से होता है। फिर इसके बाद ये जो हमारी सेल्स वगैरह जो है, उनको रीजनरेशन एंड रिपेयर, यानी एक तो मसल सेल्स और जितनी भी सेल्स हैं, उन सबको तो डेवलप करते ही हैं, साथ में उनको रिपेयर भी करते हैं। जो हमारी मसल्स की टूट फूट होती है या सेल्स वगैरह टूटती फूटती चली जाती है, उनको सेल रीजनरेशन और रिपेयर दोनों का काम रहता है ग्रोथ हार्मोन्स का। और ये साथ में प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है, जिससे कि हमारे मसल्स मास बढ़ता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स के अंतर्गत काम आता है। इसके अलावा वो फैट्स का ब्रेक डाउन करती है, इसको हम लाइपोलिसिस बोलते हैं, जिससे कि फैट्स टूट के उसको एनर्जी के रूप में बॉडी में रिलीज करने के लिए, क्योंकि फैट्स के अंदर 9 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम में, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में 4 कैलोरी होती है। फैट्स में हमेशा कैलोरी ज्यादा रहती है। इसके बाद जो यदि, चूंकि ये तो हुए जो उसे कि इनका एक्चुअली काम क्या था ग्रोथ हार्मोन्स का, अब यदि इनका अति हो जाए या नॉर्मल रहे या कम हो जाए, तो क्या कंडीशंस होती है। तो यदि बहुत ज्यादा, यदि प्यूबर्टी के पहले, यानी जब हमारी हड्डियों की पूरी ग्रोथ रुकने के पूर्व यदि एक्सेस जो है, ज्यादा हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाए, तो आपने देखो कई लोगों की हाइट बहुत ज्यादा, कोई 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट तक हाइट गई है, तो पूरे ज्वाइंट्स वगैरह उनकी हड्डियां बढ़ती चली जाती, मांसपेशियां बढ़ती चली जाती है। और उसको हम, बीमारी को हम जाइजेंटिज्म बोलते हैं ना। सामान्य से बढ़ा आदमी, मतलब 1 फीट 1.5 फीट तक और ज्यादा हाइट बढ़ जाती है, यदि ये हड्डियों की ग्रोथ होने के, कंप्लीट होने के पहले यदि होता है। और यदि एक बार पूरे शरीर का विकास हो चुका, जैसे हमारा आपका शरीर का विकास हो चुका, और यदि इस टाइम ग्रोथ हार्मोन यदि हमारे ज्यादा सीक्रेट होते हैं, तो फिर उसमें हमारे हाथ की हड्डियां, पैरों की हड्डियां और चेहरे की हड्डियां, ये बड़े डिसफिगर के रूप में बढ़ने लगती है, क्योंकि हड्डियां, इनको बढ़ने का, एपिफाइसिस होने के कारण से हड्डियां वहीं के वहीं डिफॉर्म शेप में बढ़ना शुरू होती है। इसके लिए हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। और ये कई लोगों को देखिए कि वो बड़े, उनकी उंगलियां वगैरह, चेहरा वगैरह बड़ा अलग तरह का रहता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि भाई इनकी जो ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ा है, वो इनकी पूरी कंप्लीट बॉडी का डेवलपमेंट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है। अब इसके ठीक विपरीत जो रहता है, वो ग्रोथ हार्मोन्स की यदि कमी होती है, तो मरीज ठिगना या नाटा जिसको बोलते हैं, वो रह जाता है, शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाता है, मसल मांसपेशियां वगैरह, हड्डियां वो भी कमजोर रहती हैं। तो उसमें डॉर्फिज्म है, जिसको हम नाटा, बोना, वामन, जिसको वामन अवतार भी बोलते थे। तो जो छोटा जो रहता है, सामान्य हाइट से कम हाइट रहती है, कम मसल मास डेवलप होता है, और ये अपने आप में काफी सारे वीक भी दिखते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन्स का काम रहता है बोन्स एंड मसल्स के डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे शरीर का रीजनरेशन, रिपेयर के साथ प्रोटीन सिंथेसिस का वो काम कम होता है। तो ये मेन फंक्शन ग्रोथ हार्मोन का जो हम बात कर रहे थे, तो ग्रोथ हार्मोन इस तरह से होता है। फिर दूसरा हार्मोन जो हमने काफी डिस्कस किया, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये भी आपके पिट्यूटरी से निकलता है, और ये थायराइड ग्लैंड पे जाकर के थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 को रिलीज करने के लिए ये उत्प्रेरक का काम करता है, या उसको, यानी जाकर के सिग्नल देता है, या यूं कह लें कि उसको दरवाजे पे खटखटाता है कि अब अपने हार्मोन्स आप रिलीज कीजिएगा। और इसका काम भी जो रहता है टीएसएच का, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करता है, एनर्जी लेवल जो रहती है उसको बढ़ाता है, कम करता है, और बॉडी टेम्परेचर के ऊपर भी T3 T4, जो टीएसएच जो रिलीज करवाएगा T3 T4, यदि आपके कम रहता है सीक्रेशन, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, इसमें हाई टीएसएच रहता है मगर थायराइड वहां से कम नहीं, और लो टीएसएच होता है तो उसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। और इसमें हाइपर थायरॉयडिज्म में बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, दिल की धड़कन वगैरह जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, दिल धड़कता है, जरा से काम करने पर भी सीने में दर्द होने लगना, घबराहट होना, ये सब चीजें जो रहती हैं। और बॉडी का टेम्परेचर आप यदि उनको छुएंगे, हमेशा उनकी बॉडी सामान्य से ज्यादा गर्म, इससे ऐसा लगे उनको बुखार चढ़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है हाइपर थायरॉयडिज्म जो रहता है। अब इसके विपरीत जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो आप देखिए मरीज काफी मोटा हो जाता है, चेहरा काफी मोटा हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, ठंड उनको ज्यादा लगती है, बॉडी टेम्परेचर कम रहता है,
पैर हाथ बड़े खुरदरे टाइप के हो जाते हैं, जिनको यदि आप छुएंगे तो आपको लगेगा कि यार चिकनापन नहीं शरीर में, उनको काफी उस तरह से। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की पिक्चर सामान्य तौर पे जो मरीज रहते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के ज्यादा होते हैं, जिसमें मरीज का शरीर में मोटापन आना, पैरों हाथों पे सूजन आ जाना, चेहरे का काफी फिगर बढ़ जाना, और बॉडी टेम्परेचर कम रहना, और साथ में उनको कब्ज वगैरह ज्यादा रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, क्योंकि उनके हाथों के मूवमेंट्स वगैरह भी काफी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से टीएसएच का काम जो रहता है, थायराइड हार्मोन T3 T4 थायराइड ग्लैंड से रिलीज करने का रहता है। फिर हमने तीसरे हार्मोन के बारे में बात की थी कि एसीटीएच होता है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका काम रहता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है, और साथ में बॉडी को जो है स्ट्रेस वगैरह जो है, इसके बाद कंट्रोल, जो सूजन शरीर में आती है, तो ये जितने भी एसीटीएच और साथ में एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन कॉर्टिसोल होते हैं, ये बॉडी को स्ट्रेस के लिए तैयार करते हैं। सूजन वगैरह जो बॉडी में चोट लगने पर जाती है, उस सूजन को कम करने का काम करते हैं, और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसमें भी फिर ऐसा रहता है कि यदि एसीटीएच कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो एक्सेस यदि होता है तो क्वचिंग सिंड्रोम बोलते हैं। आप देखिए कई मरीज बहुत सारे मोटे होते हैं और उनका डिस्प्रोपोर्शनलिटी उनकी चर्बी जमा होती है, खास करके गर्दन के पीछे काफी चर्बी जमा होती है, चेहरा बिल्कुल गोल मटोल हो जाता है, जिसको लूनर फेस बोलते हैं, चांद सरी का, पूर्णिमा का चांद जैसा चेहरा बिल्कुल गोल हो जाता है, और पूरे शरीर पे स्ट्राई टाइप के बन जाते हैं, निशान आते हैं, जो प्रेगनेंसी में सामान्य तौर पर डिलीवरी के बाद जिस तरह के निशान होते हैं, तो बॉडी में जांग पर, बाहों पर, पेट में इस तरह के स्ट्राई जिनको बोलते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये हो जाता है क्वचिंग सिंड्रोम। इसके विपरीत जो होता है, एसीटीएच की यदि कमी होती है, एडिसन्स डिजीज हो जाता है। इसमें मरीज दुबला होता चला जाएगा, शुगर कम होती चली जाएगी, और साथ में उसके जो है शरीर में बीमारी से लड़ने की और भागने की, फ्लाइट एंड फ्लाइट जिसको बोलते हैं, फ्लाइट एंड मतलब या तो लड़ेगा आदमी या दौड़ेगा आदमी, तो फाइट और फ्लाइट दोनों चीजें जो है उसकी रिएक्शन कम हो जाती है। तो इस तरह से एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। फिर इसके बाद जो हमने चौथे हार्मोन्स की बात की थी वो था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच। तो ये पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है फीमेल्स के अंदर, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवियन फॉलिकल। जो मतलब वो जो एक चीज आपको बता दें जो हमेशा ज्ञान में रहना चाहिए, कि मेल और फीमेल में जो बेसिक डिफरेंस होता है, तो फीमेल के अंदर जब वो पैदा होती है, बच्चा पैदा, बच्ची जो भी पैदा होती, उसके अंडे फिक्स मात्रा में पूरे उसी टाइम एक साथ बन के आ जाते हैं यूट्रस के अंदर, और जो पुरुष रहता है उसका वीर का जो है लगातार जो है प्रोडक्शन होता रहता है 50 60 70 साल की उम्र तक। तो सीमेन जो है हमेशा फ्रेश होता है, और ओवम जो रहता है वो धीरे धीरे अपनी एज को बढ़ाता है, क्योंकि पैदा होते के साथ जितने ओवम रहते हैं वही जो है ओवम जो है एग के रूप में, फॉलिकल के रूप में बढ़ना शुरू होते हैं, और उन्हीं से वो रिलीज होता है। और इसके साथ मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन जो है टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन में। तो इस तरह से फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन दोनों के कहाँ पर एफएसएच का रोल रहता है। फिर एक पांचवें नंबर का हार्मोन जिसको हमने बोला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये महिलाओं में जो है ओव्यूलेशन जो रहता है, एक तो फॉलिकल को जो ओवम रहता है उसको थोड़ा राइप करना, पकाना, 14वें दिन तक जो हो जाता है उसको एग बोलते हैं, और फिर ओव्यूलेशन मतलब वहां से रिलीज होना और कार्पस ल्यूटियम के फॉर्म में बनना, जिससे कि आगे जाके वो महिला बच्चा पैदा करने के लिए अपने आप को राइप मतलब पैदा कर सके, उसके लिए वो वहां से ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद वो कार्पस ल्यूटियम के फॉर्म बनता है। इसके बाद मेल्स में जो रहता है एलएच जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है और स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाता है। इस तरह से इस अर्थ निकला कि एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। फर्टिलिटी इन द मेल एंड फीमेल दोनों, और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स ओनली, महिलाओं में। छठवां हार्मोन जो हमने बोला था जो एंटी पिट्यूटरी से निकलता है वो प्रोलैक्टिन था। तो उसका ये स्टिमुलेट जो रहता है मिल्क प्रोडक्शन का उसका काम रहता है मदर एंड चाइल्ड बर्थ के टाइम, और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो होता है, खास करके जैसे ही बच्चा पेट में आता है, जैसे जैसे बच्चा पेट में, जैसे जैसे गर्भावस्था में बच्चा बढ़ता है, वैसे वैसे माँ की मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता चला जाता है, और हाईएस्ट जो स्टेज पे पहुंचता है जब बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है। यदि ये प्रोलैक्टिन लेवल यदि बढ़ जाता है, तो जो गैलेक्टोरिया करके बहुत ज्यादा दूध, कई बार आपने देखा एक्सेस में दूध पैदा होने लगता है, और साथ में इनफर्टिलिटी के भी चांस रहते हैं यदि ज्यादा प्रोलैक्टिन बॉडी में आ जाए।
ऐसे उल्टा होता है कि यदि लो प्रोलेक्टिन हो तो बच्चे को जो है माँ का दूध कम प्रोडक्शन में आता है, तो उन बच्चों को माएँ दूध कम सीक्रेट कर पाती हैं, तो उन बच्चों को पूरा दूध भी नहीं प्राप्त हो पाता। तो उसके लिए फिर हार्मोन्स वगैरह के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। फिर जो एक सातवां हार्मोन जो हमने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट बॉडी में हिंदुस्तानी और जो अंग्रेजों में जो कलर का डिफरेंस होता है, वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएस करके जो होता है, जो स्किन के पिगमेंटेशन को, जितना ज्यादा शरीर में मेलेनोसाइट्स होंगे उतना ज्यादा डार्क कलर होगा, और जितने कम होंगे उतना कलर जो है गोरा होता चला जाता है। हम जिसको बोलते हैं कि गोरे और काले का भेद मेलेनोसाइट इसके साथ ही होता है। और ये सिर्फ बहुत कम डिजीज में इसका उपयोग होता है, और फीटल लाइफ में ही इसका ज्यादा काम रहता है, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। और इसका प्रोडक्शन जो है, एक तो एंटीडिपिट्यूड से तो होता ही है एमएसएफ का, स्किन से भी प्रोडक्शन होता है, सूर्य की रोशनी में जब हम इसमें, तब भी मिलेनिन टाइप का पिगमेंट है उसका प्रोडक्शन होता रहता है। इसके बाद जब वो, अभी सबसे पहले हमने अब थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जिसको कि सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। और ये एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने बार बार उसको बोल रहे हैं, एंटी पिट्यूटरी 6 हार्मोन्स के जो अभी जो हम जो डिस्कस किया है, पिट्यूटरी के दो हिस्सों में हमने बांटा था, एंटी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटी पिट्यूटरी के हमने 7 हार्मोन्स के बारे में एक छोटा 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 डिस्क्रिप्शन दिया। अब हम एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंक्रीज, जो शुरू में बात करते थे कि हाइट ऑफ द बोन्स इन चिल्ड्रन, खास करके इंक्रीज द लेंथ, जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, खास करके बच्चों वाले स्पेशली लॉन्ग बोन्स, इनकी हाइट बढ़ाना, और साथ में जिस तरह से हाइट बढ़ रहे उसी हिसाब से मांसपेशियों का भी बढ़ाना, चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंट तक इसी का काम रहता है। इसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में भी है कि ये जो है मसल मास बनाने में हेल्प करता है बाय प्रोटीन प्रोडक्शन के द्वारा। फैट मेटाबॉलिज्म, हमने जैसा बोला था कि चर्बी का जो है मेटाबॉलिज्म होता है, चर्बी का ये ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एंड फैट इज ब्रेकन डाउन। तो ये ब्रेक डाउन फैट करता है, तो उससे एनर्जी बॉडी में लाइपोलिसिस के रूप में बॉडी में हम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है, कि इसके साथ यूज ऑफ ग्लूकोज बाई सेल, मतलब ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सेल्स के द्वारा कम करता है। तो इससे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर जो है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है इसका, इससे ब्लड शुगर जो है बॉडी में रेज्ड होती है। इसका इसका काम एक और बताया था, टिश्यू रिपेयर। तो जो हमारी मसल मास जो रहता है, उसको हीलिंग में के साथ साथ रीजनरेशन में भी ये सेल्स के बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अब इनने कहा कि भाई कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन किससे कंट्रोल होगा, आखिर कहीं ना कहीं कोई चीज तो होगी जिससे कंट्रोल होता है। तो इसका कंट्रोल जो है, ये ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन जो है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन करके हाइपोथैलेमस से रहता है, उससे रिलीज होता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH बोलते हैं। साथ में एक्सरसाइज से भी रिलीज होता है, स्लीप से भी रिलीज होता है, स्ट्रेस यदि बॉडी में उससे भी होता है, और यदि शुगर कम हो तो उसमें भी ग्रोथ हार्मोन्स के सीक्रेशन बढ़ता है। यानी ग्रोथ हार्मोन अकेला हाइपोथैलेमस से ही नहीं बढ़ता है, यदि आप बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तनाव कम रखते हैं, और शुगर का लेवल यदि लो होता है, तो उससे भी ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है। इसके बाद उल्टा, यदि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एक होता है, यदि वो ज्यादा सिक्रीज होने लगे हाइपोथैलेमस से, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है, और ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाती है। ये जो विशेषताएं रहती हैं, इससे हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि सामने वाले को कौन कौन सी बीमारी किस रूप में आ रही है। तो जो ही वाली बात थी कि जाइजेंटिज्म, जब हमने बात की थी कि जब कभी बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, यदि युवावस्था के पहले, खासकर प्यूबर्टी के पहले, तो एबनॉर्मल हाइट और एबनॉर्मल लार्ज बॉडी साइज हो जाती है। यदि यही जो है आफ्टर प्यूबर्टी होता है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट, तो एक्रोमेगैली के रूप में होता है, जिसमें हमारे हाथ पैर और चेहरे भर की हड्डियां बढ़ती हैं, और वो डिस्प्रोपोर्शनेट रूप में अलग से दिखती कि नहीं, ये चेहरा और में कहीं ना कहीं असमानता है। फिर जो कम हार्मोन जब होता, टू लिटिल ग्रोथ हार्मोन कम होता है, ग्रोथ हार्मोन, तो हम डार्फिज्म के बारे में बोलते हैं। तो शॉर्ट स्टेचर और डिलेड ग्रोथ जो रहती है उसके रहते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन के क्लिनिकल यूज जो रहते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके जो साइंस जैसे जैसे डेवलप हो रही है, यानी बहुत ज्यादा जो ठिकने बच्चे रहते हैं या जो बचपन में है या जिनका ग्रोथ हो, तो उससे जब अब ग्रोथ हार्मोन से हम इंजेक्टेबल के रूप में देते हैं, जिससे बच्चों की हाइट वेट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डिफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, इसके लिए यूज सबसे बड़ा ग्रोथ हार्मोन का है। और टर्नर सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्रॉनिक किडनी, जिसमें हमारी किडनी फेल होने लगती है, CKD बोलते हैं इसको,
तो उसमें भी इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। और जो मसल वेस्टिंग डिजीज कई जो बॉडी के अंदर आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकालते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि ये शरीर की फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक डेवलपमेंट खास करके बच्चों में जरूरी है, और एक इम्पॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू रिपेयर, ये इसका मेन रोल रहता है। तो अब यदि किसी को ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में यदि कुछ पूछना है तो यहाँ कर लें, या आप कहें तो मैं अगला हार्मोन जो है एसीटीएच के बारे में भी अपना वक्तव्य थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, जैसा आप कहें। आगे बढ़े उसके पहले मैं दो तीन चीजें छोटी सी समझना चाह रहा था। आपने बोला कि मास्टर ग्लैंड है, जी सर। और ये हमारी जो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उनको जी सर। कंट्रोल करती है। तो कैसे कंट्रोल करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड को ये कैसे कंट्रोल करती है हम लोग ये जानना चाहेंगे। ये सर कैसे क्या कंट्रोल रहता है, करती है? नहीं इनके कंट्रोल करने का तरीका सर, शरीर के अंदर ये जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स जो जब बॉडी में जाते हैं तो वो सिग्नल्स के आधार पे हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से सिग्नल्स पहुंचते हैं, और वो सिग्नल्स जो हैं हाइपोथैलेमस पर पिट्यूटरी को, ये मतलब न्यूरो टाइप के पेप्टाइड्स होते हैं जो सिग्नल्स के रूप में जाते हैं, और वो हार्मोन सब वो अंदर जाके, यानी इनको आप इस तरह का कह लें एक मॉलिक्यूल जो रहता है या स्ट्रेस वगैरह जब जाती है बॉडी में, तो वो अपने हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को आदेश देता है, पिट्यूटरी वहां से हार्मोन्स रिलीज करती है। और जब वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे यदि टीएसएच है तो सिर्फ थायराइड पे जाके काम करेगा, एसीटीएच है वो एड्रिनल पे जाके काम करेगा। इस तरह से अलग अलग जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर जो हैं, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, उनके ऊपर ये मैसेंजर जब इधर से निकल के इनको एक न्यूरो रिसेप्टर्स कह लें, या ब्लड के रूप में जो सर्कुलेशन में जाते हैं उस तरह के रिसेप्ट जाके, उस तरह से ये हाइपोथैलेमस एचपी एक्सिस बनती है कई बार, हाइपोथैलेमस फिर वो पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी फिर आगे जो भी ऑर्गन है, चाहे वो एड्रिनल कॉर्टेक्स हो या थायराइड हो या यूट्रस हो या ओवरीज हो या टेस्टिस हो, इस तरह से अपने अपने स्पॉट पे पर्टिकुलर जो उसके लिए बने हुए हैं उस पे जाकर के वो एक कह लें स्ट्राइक कह सकते हैं आप उनको, वो अपने स्ट्राइक करते हैं और वहां से वो रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। मतलब यदि हम और रोकने का भी साधारण भाषा में तरीका बोलना, वही रहता है उनका। मतलब यदि हम साधारण भाषा में बोलना चाहें तो अलग अलग ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए या उसको रोकने के लिए अलग अलग किस्म के हार्मोन्स या केमिकल यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत थोड़ी मात्रा में निकलते हैं, जी। और वो संबंधित जैसे टीएसएच निकला तो थायराइड के ऊपर एक्ट करेगा जाके। तो ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत थोड़े थोड़े से केमिकल निकालती है, वो पर्टिकुलर केमिकल पर्टिकुलर ग्लैंड को एक्टिवेट ऑर्गन पे करता जाके है या काम डीएक्टिवेट करता जी सर। है, ऐसा। तो जी ये जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी सर। मैसेजिंग का काम करता है, मैं सुना था। और मतलब तो उसका काम करने, मतलब मुझे जब अपने बात करना शुरू किया आपसे पहला जब तक हुआ था, तब से आज शुरू है कि हम लोग तो ये सोचते थे कि हम पूरे शरीर में मैसेज मैसेज भेजने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन अब आपसे पता चला कि नहीं, ये नर्वस सिस्टम नहीं, एक और सिस्टम है जो मैसेज करता रहता है बॉडी में इंटरनल, एक गुप्त रूप से। ये मतलब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है, तो यस। वो नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे मैसेज भेजता है, वो भी ऐसे ही केमिकल से भेजता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुना था कि नर्वस सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप की चीजें भेजता है पूरी बॉडी में। क्या है सर ये नर्वस दोनों को? सर नर्वस सिस्टम जो है हम सोचते हैं कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे काम करता है। नर्वस सिस्टम तो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी होते हैं, केमिकल इम्पल्स भी आते हैं, और साथ अच्छा, में स्ट्रेस स्ट्रेस से, हाँ तो ये अकेला अभी अपन जो सोचते हैं कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल के रूप में ही जाता है, इलेक्ट्रिकल नहीं, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जैसे हम एनर्जी के कई रूप पढ़ते हैं ना सर, जैसे हम लाइट के रूप में भी है, अग्नि के रूप में भी, इस तरह से इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम भी है, अकेला इलेक्ट्रिकल नहीं, केमिकल, थर्मल, ये सभी चीजों को रेस्पॉन्ड करता है सर। ये जो आपने बोला कि हाइपर हाइपर थाइमस, क्या कहते हैं, हाइपर थाइमस बोला हाइपर ना? थायराइडिज्म, हाइपर हाइपर थायराइडिज्म थायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म, दो तरह की बीमारी। हाँ, तो नहीं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये थाइमस के नीचे रहता है। नहीं नहीं, हाइपोथैलेमस के नीचे, थाइमस ग्लैंड तो सर हाइपोथैलेमस, थायराइड हाइपोथैलेमस के थायराइड नीचे के रहता नीचे है। रहती, थाइमस तो हाँ। तो वहां पर ये इंडिपेंडेंटली रहता है क्योंकि जुड़ा रहता है उससे। नहीं सर, ये स्टॉक रहता है, जो पिट्यूटरी हम्म। ग्लैंड जो रहती है इसका एक इन्फंडिबुलम स्टॉक टाइप का रहता है, और नीचे एक बटन टाइप का रहता है, मतलब मटर मटर का शेप में रहता है, और ऊपर एक इन्फंडिबुलम जो सीधा हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है।
ये सभी ऑर्गन से जो है ये सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम, ये दोनों से आपस में कम्युनिकेशन सब चीजों का रहता है। अच्छा, एक और पॉइंट है, एक हमने सुना था पीपीटी ट्यूमर्स होते हैं, इतनी छोटी सी ग्लैंड में भी ट्यूमर हो जाता है? हाँ सर, ये ट्यूमर जो है वो जब भी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती किसी भी ऑर्गन की या किसी भी छोटे से चीज की भी, चाहे वो स्किन से सेल के रूप में हो, चाहे वो हार्ट की मसल्स में हो, चाहे न्यूरॉन्स में हो, तो कहीं पे भी जब भी अत्यधिक ग्रोथ होने लगती सेल्स की, तो वो एक गठान टाइप की बनना शुरू हो जाती। पिट्यूटरी ट्यूमर भी बहुत कॉमन ट्यूमर है, और ये चूंकि इसमें सबसे पहले शुरू में समझ में नहीं आता, और जब धीरे धीरे कई बार ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व के बीच में ऑप्टिक कैजमा करके स्थान है, वहां से एक मटर के शेप में, एक मटर के दाने बराबर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो वो जब वो बढ़ना शुरू होती है तो पिट्यूटरी ट्यूमर बनता है, तो वो दोनों तरफ की ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डालना शुरू करता है, और उससे कई बार मरीज को ऑप्टिक एट्रोफी होने के चांसेस रहते हैं, जिससे मरीज को सेंट्रल ब्लाइंडनेस जिसको बोल कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, यानी अंदर से ही आदमी की ऑप्टिक नर्व चली गई तो पूरा, बाहर के आप कितनी आंखें रखे रहो, कितनी रेटिना रहे, आदमी को कुछ नहीं दिखने वाला। और इसलिए तुरंत डायग्नोज होता है कई बार कि यार ऑप्टिक ट्यूमर तो नहीं इनके, इसके पिट्यूटरी ट्यूमर तो नहीं हो रहा, क्योंकि क्योंकि इस तरह से सामान्य तौर पे सेंट्रल जो अंधापन आता है सेंट्रल लेवल पे जो प्रेशर के कारण से, तो ये ऑप्टिक कैजमा के पास पिट्यूटरी रहती है, तो वहां का ट्यूमर कॉमन ट्यूमर है और इजीली ऑपरेटेबल ट्यूमर है। सबसे अच्छी चीज सर इसमें ये है कि जो पिट्यूटरी ट्यूमर रहते हैं उसके लिए दिमाग खोल के नहीं जाना पड़ता है, हम नाक के रास्ते चले जाते हैं और इजीली ऑपरेट हो जाता है, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर। और ट्यूमर तो सर किसी भी ग्लैंड में हो सकता है, यानी पिट्यूटरी में भी हो सकता है, थायराइड में भी हो सकता है, इवन मसल्स में भी जब होता है तो उसको सार्कोमायोमा वगैरह मसल्स में भी हो जाता है। स्किन का भी कैंसर अपन ने स्क्विमस सेल कार्सिनोमा है, जीभ के ऊपर, कान के ऊपर, मतलब आंखों के अंदर, यानी शरीर का ऐसी कोई भी सेल नहीं है जिसमें कैंसर के ट्रांसफॉर्मेशन या कैंसर होने के चांसेस ना हो, किसी भी ऑर्गन में किसी भी अंग में हो सकता है सर। ओके ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत अंदर है और ये बॉडी का ही एक पार्ट है, तो इसकी हेल्थ हमें अच्छी रखना हो तो उसके लिए हमें हमारे तरफ से कुछ प्रयास करने की जरूरत है, या इसके लिए बॉडी अपना ध्यान रखती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्सटर्नली? नहीं नहीं सर, देखिए बॉडी का ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा, बॉडी अपना ध्यान पूरा खुद नहीं रखती है। यदि बॉडी अपना पूरा ध्यान तभी रख सकती है जब हम बॉडी के हिसाब से, जब हम प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, और यदि हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो बॉडी अपने हिसाब से ध्यान रखेगी। उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ये देख लीजिए, जब भी मौसम बदलते हैं तो हमारी शरीर में परिवर्तन अपने आप आते हैं, कुछ परिवर्तन जैसे बॉडी में, यदि जैसे अभी बात चल रही थी कि हार्मोन्स रिलीज, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज है बॉडी में, तो अपने आप जैसे ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन मिलने पे पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगी ग्रोथ हार्मोन। बट यदि हम स्ट्रेस मतलब एक्सरसाइज करते हैं, सुबह घूमने जाते हैं, तो इससे भी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए आपने देखा हो कि हमेशा बोलते हैं कि भाई युवावस्था में बच्चों को बोलते हैं जाओ घूमने फिरने जाओ, शरीर का डेवलपमेंट कैसे होगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे, यदि बिस्तर पे क्यों पड़े, जाओ सुबह घूमने जाओ। तो ये बॉडी में एक्सरसाइज से, आपके चलने फिरने में जो स्ट्रेस जो मिलती है बॉडी को, स्ट्रेस के साथ में दिमागी तनाव जो बनता है, कई बार तनाव हमेशा नुकसानदेह नहीं होता है, तनाव कई बार फायदेमंद भी होता है। परीक्षा का तनाव तो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो वो तनाव अच्छा है। पर परीक्षा के रिजल्ट आने का, लिखने के बाद रिजल्ट आने के बाद का तनाव, वो एक नुकसानदेह तनाव हो सकता है। तो तनाव हमेशा नुकसानदेह हो ऐसा नहीं होता। तो हमारी एक्सरसाइज से, हमारी मेंटल हेल्थ से, यानी जितना मानसिकता अच्छी रख सकते हैं उससे भी, हार्मोन्स का मैंने एक बार और पिछली बार भी बात की थी, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं और एक पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, जो कि अभी हम बाद में जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाएंगे और जब प्रोलेक्टिन या पोस्टिया पिट्यूटरी के ऊपर जब बात करेंगे अभी, तो हम उसके बारे में तब बताएंगे किस तरह के हार्मोन है। तो बॉडी की ओवरऑल जो एनवायरनमेंट जो रहता है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है, वातावरण से अकेला सिर्फ बाहर के हम जो घूमने फिरने में जा रहे हैं वही नहीं, घर का वातावरण, हमारे रहन सहन के तौर तरीके, हमारे किस तरह के मित्र हैं, हमारे किस तरह के घर में माहौल है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, या अपने माँ बाप के साथ किस तरह का है, ऑफिस में किस तरह के रिलेशन है, ये सब चीजें हमारे बॉडी के हेल्थ के साथ साथ, मेंटल हेल्थ के साथ साथ, एंडोक्राइनल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं। मतलब ये एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि सिर्फ बॉडी अपना ख्याल खुद रखेगी, बॉडी के ख्याल रखने के लिए हमें अपने शरीर की, बॉडी की एक्टिविटीज भी लगातार जारी रखना पड़ेंगी।
और इस तरह के यदि आप देखें, अभी किसी दिन हम योगासन के बारे में जब बात करेंगे तो कुछ ऐसे योगासन हैं जिनको हम प्राणायाम वगैरह, कई चीजें ऐसी हैं जो थायराइड हार्मोन को रिलीज करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। कई एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती हैं, कई आपके पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं, जो पेट में रख करके, हाथ को रख करके कई एक्सरसाइज ऐसी बताई जाती है। तो बॉडी अपना काम कर रही है, मगर बॉडी में भी क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम अपने आप को, अपने वातावरण को भी थोड़ा सुरक्षित रखें और साथ में अपने शरीर को भी सुरक्षित रखें, तो ही हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रॉपर काम कर पाएंगे, क्योंकि इनको भी सिग्नल हमारी बॉडी लगातार भेजती जाती है। अभी जो बात चल रही थी, न्यूरो के रूप में भी जाती है और ब्लड के रूप में भी जो रहते हैं ट्रांसमीटर्स के रूप में, बॉडी में एक अलग ही सिस्टम रहता है जिसको अभी भी विज्ञान देखा जाए तो पूरा समझ नहीं पाया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे खोजें होती जा रही, उससे हम थोड़े विशालता की तरफ कैनवास अब बढ़ता चला जा रहा है। पहले हम जिस चीज को कपोल कल्पनाएं कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, कुछ नहीं होता है, क्या बात है, कितनी बजे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पढ़। अब आप ये वैज्ञानिक भी प्रूव कर रहे हैं कि मॉर्निंग आवर्स में जो है, सुबह के जो है, बहुत सारे हार्मोन्स मॉर्निंग में रिलीज होते हैं। खास करके पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो मॉर्निंग सुबह 4 से 6 के बीच में रिलीज होते हैं। इवन हार्ट अटैक भी आप देखिए सुबह 4 से 6 के बीच में ज्यादा होते हैं। मॉर्निंग जिपर्स हमेशा देखिए आप सुबह के टाइम, अस्थमा वाले मरीजों को देखिए आप, सुबह के टाइम अटैक ज्यादा होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोनल सिस्टम, ये अपने आप में इससे समझ में आता है कि नहीं, सुबह का कुछ ना कुछ तो रिलेशन बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स के साथ कह लें, या हमारे नर्वस सिस्टम से कह लें, हमारे कार्डियक सिस्टम से कह लें, या रेस्पिरेटरी सिस्टम, है सब आपस में इंटरकनेक्टेड। यानी एक से एक चीज लगी हुई है, इट इज अ चेन, मतलब यानी चेन में कहीं से भी आप खोल नहीं सकते, खोलते हैं तो पूरा मोतियों को बिखरने के चांस पूरे हो जाते हैं। एक चीज और जानना चाह रहा था, तो ये जो पीट्यूटरी ग्लैंड है, एक तो इसमें ट्यूमर से डिसऑर्डर होता है। हाँ, तो हमारा प्रश्न ये था कि ये जो ट्यूमर है कि कैंसरस होते हैं हमेशा, कि नॉन कैंसरस भी होते हैं? नहीं सर, एक ये पॉइंट। दोनों तरह के ट्यूमर हो सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो नॉन कैंसरस जिनको हम बोलते हैं, सिंपल जो मसल मास थोड़ा बढ़ता है, और वो मैलिग्नेंट नहीं होते, फैलते नहीं और शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, यानी सामान्य ट्यूमर या सिंपल गठान। और जो आप कैंसर वाली बात कर रहे हैं, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट जो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और आसपास के स्ट्रक्चर्स को खोखला करते हुए या उनको इफेक्ट करते हुए बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में फैलने के, मेटास्टेसिस जिसको हम बोलते हैं, उसके चांस रहते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं पिट्यूटरी में, और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो शरीर के लिए घातक होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स घातक तो नहीं होते, यदि उनके कोई प्रेशर इफेक्ट्स या कुछ आते हैं तो उसमें हमें फिर छोटी सर्जरी करना पड़ती है, इससे कि आसपास के स्ट्रक्चर पर वो दबाव ना डाले। तो इसका इलाज केवल सर्जरी है कि कुछ दवाओं से भी ठीक होते हैं ये? नहीं सर, कई बार जो है सर्जरी तो कई बार बाद में नंबर आता है। कई बार कीमोथेरेपी दवाइयों से भी रिड्यूस हो जाते हैं ट्यूमर, कई बार उसके रेडियोथेरेपी से भी ट्यूमर रिड्यूस किए जाते हैं, जिसको हम सिकाई बोलते हैं। एक्सरे मशीन, ऐसे एक्सरे नहीं होती, वो मशीन अलग रहती है। तो वो मशीनों से सिकाई, जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडियोथेरेपी। और लास्ट जब यदि ऑप्शन से दोनों के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है तो फिर हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। वैसे तो भी दोनों आजकल प्रकार के कंसेप्ट, ट्यूमर, जी दोनों तरह के ट्यूमर में केमोथेरेपी होती है, मतलब जैसे आपका बेनाइन में भी होती है? नहीं नहीं, बिना ट्यूमर में सामान्य तौर पे कीमोथेरेपी नहीं दी जाती। मैलिग्नेंट ट्यूमर चूंकि बहुत तेजी से बढ़ने वाले ट्यूमर होते हैं, उसमें तो कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी भी दी जाती है। मगर यदि बिनाइन ट्यूमर भी है और यदि वो प्रेशर इफेक्ट्स या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या अंदर जो है वो अपने जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड है वही खत्म कर रहा है, तो उसमें से फिर पार्शियल रिसेक्शन सर्जरी के रूप में किया जाता है। जरूरी नहीं मैलिग्नेंट नहीं हो, तो बिनाइन ट्यूमर को भी यदि जगह वो ज्यादा घेरने लगा है, जिससे कि नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही, तो उसमें भी सर मतलब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पर कीमोथेरेपी की जरूरत सामान्य तौर मतलब पे जो बिनाइन ट्यूमर्स में नहीं मतलब पड़ती, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में पड़ती है। तो ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है, ये इनमें केवल सर्जरी ही होती है जरूरत पड़ने पे, अन्यथा पड़े रहते हैं ऐसे ही? असामान्य तौर पे पड़े रहते हैं बॉडी में। तो आप यदि हुआ, प्रॉब्लम सिम्टम कुछ आ रहे हैं तो फिर आप ऑपरेट करते हो उसको? हाँ, यदि प्रॉब्लम सिम्टम आ रहे हैं तो ऐसे फिर ही हुआ? वो उस पर तभी उसके बाद ही ऑपरेट करने के बारे में डिसाइड करना है। और बहुत तो जब इजीली हम ये ऑपरेटेबल ऑपरेशन, ट्यूमर, क्योंकि सर जब से माइक्रोस्कोप आए हैं, जब से ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, तब से चाहे वो स्पाइन की सर्जरी हो, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो, चाहे छोटे छोटे जो ट्यूमर जो
पहले बहुत जरा मुश्किल जैसे चीजें रहती थी, अब बहुत इजीली अप्रोचेबल हो गई हैं और इजीली ऑपरेटेबल भी हो गई, और मिनिमम ट्रॉमा के साथ मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी होती है। तो ये जब हम इसका रिमूव करते हैं ट्यूमर, तो कितना टाइम लगता है और इसका कितनी देर में आदमी नॉर्मल हो जाता है? सर वो डिपेंड करता है, यदि कई बार ट्यूमर जैसे ब्रेन में है तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। थायराइड का ट्यूमर है तो सामने चूंकि इजीली एक्सेसिबल रहती, सामने ही रहता है गले में, इसमें समय कम लग सकता है। फिर वेस्कुलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना वेस्कुलर ट्यूमर है, कितना अंदर की तरफ है और कितना रिस्क है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम ड्यूरेशन तो नंबर ऑफ सर्जरी और टाइप ऑफ सर्जरी और क्वालिटी ऑफ किस तरह का ट्यूमर है, कौन सी टाइप का है, उसके ऊपर से डिपेंड करता है। फिर भी सर्जरी आजकल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, क्योंकि आजकल ब्लीडिंग रोकने के भी बहुत सारे कॉटरी वगैरह साधन आ गए हैं, साथ में जहां तक जाना है उस तरह के स्केल्पल ब्लेड माइक्रोस्कोप में आ गए हैं, तो बहुत आसानी से ऑपरेशन, कई बार 1 घंटा भी लग सकता है, कई बार आधा घंटे में भी काम हो सकता है, कई बार 2 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा अजीब सी जानकारी कहीं मुझे मिली थी, कोई कह रहा था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका असर बॉडी में वाटर बैलेंस पे भी पड़ता है। वो उसका नाम क्या है, डायबिटिक इंसिपिडस सर क्या, ऐसा कुछ कहते हैं? वो मैं तो अभी पोस्टियर पिट्यूटरी के बारे में बात कर रहा था ना, अभी चूंकि अपन एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात कर रहे थे। पोस्टियर हाँ। पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी का दूसरा हिस्सा है, उसमें एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। और एडीएच हम्म। हार्मोन जो रहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये पेशाब कम करता है, तो शरीर में पानी को रिटेन करता है, पेशाब कम करता है, और इसका बॉडी पे सूजन आ जाती है यदि एडीएच हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाए, इसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं। और यदि हम्म। उसकी एक्टिविटी यदि एडीएच की कम कर देंगे तो उल्टा फिर उसमें शरीर की सूजन कम करने के लिए फिर उस तरह से, तो एडीएच की एक्टिविटी शरीर में सूजन बढ़ाती है, बीपी बढ़ाती है, इस तरह से चलता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हिस्से रहते हैं मतलब। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो इसी तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन निकलता है, इसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जो माँ के हम्म। जब डिलीवरी के बाद जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और साथ में मिल्क के आना, ये दोनों चीजें प्रोलैक्टिन के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो ये प्रोलैक्टिन, वो भी ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हिस्से हैं, ये हार्मोन दोनों वहां से निकलते हैं। अच्छा, ऑक्सीटोसिन। तो जी सर। नहीं, तो मतलब ये जो वाटर बैलेंस बॉडी में बदलता है, बिगड़ता है, जी सर। तो ये जनरली इसी कारण बढ़ता है कि और भी कारण है बॉडी में वाटर बैलेंस चेंज होने के? नहीं, वाटर बैलेंस सर चेंज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो ये अपने एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये तो अपने आप में है ही, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। हम्म। ब्लड प्रेशर के कारण भी होता है, कई बार किडनी डिजीज जो होते हैं उसके कारण से भी होता है, और कई बार जो एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है उसमें ट्यूमर होते हैं, उन ट्यूमर्स के कारण भी वाटर बैलेंस वगैरह बढ़ जाता है। कई बार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, जीएफआर वगैरह किडनी के अंदर में क्रॉनिक रीनल फेलियर वगैरह जैसा होता है, इसमें किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, तो उसमें भी बॉडी बैलेंस में वाटर और सोडियम पोटेशियम वाटर क्लोराइड ये सभी बैलेंस गड़बड़ा जाते हैं। तो ये अकेला शरीर में सिर्फ एडीएच के कारण से नहीं होता है, शरीर में लोकल और बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं उनके इफेक्ट होने के कारण भी बॉडी में होता है। कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म जो रहता है उसमें भी वाटर ज्यादा बॉडी में लॉक होने लगता है, और खाल भी मोटी होने लगती है, सोडियम पोटेशियम भी बदल जाते हैं, और हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। थायराइड हार्मोन कम हो जाए, हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन कम आए तो उसमें भी फिर बॉडी में जो है तो दुबला पड़ना, एसिड, ये सब चीजें, तो हार्मोन्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से वाटर बैलेंस या सोडियम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बैलेंस जो रहते हैं उन सब में परिवर्तन आ सकता है। डॉक्टर साहब, अब मेरे पास एक आखिरी प्रश्न है, तो बाकी हम अपने मित्रों से चाहेंगे वो बताएंगे। एक कार्टिसोल जो है, कार्टिसोल भी क्या पीटीटी से जुड़ती है किसी तरीके से, और होती क्या है कार्टिसोल हार्मोन, या कार्टिसोल क्या होता है? सर कॉर्टिसोल जो रहता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, वहां से हम्म। रिलीज होता है। और इसका जो है एसीटीएच जो पिट्यूटरी का, इसमें सबसे बड़ा रोल इसमें ये रहता है कि एसीटीएच करके एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो फिर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जा करके एक्ट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को मैसेज भेजता है कि आप कॉर्टिसोल रिलीज कीजिए। कॉर्टिसोल जो बॉडी में 2-3 काम, मेन काम रहते हैं उसके, एक तो फाइट और फ्लाइट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, या तो आदमी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से या तो लड़ने तैयार हो जाएगा, या उसको लगता है मैं इसको नहीं फेस कर पाऊंगा तो भाग जाता है। तो फ्लाइट फ्लाइट दोनों इसी हार्मोन्स के कारण होते हैं। इसके बाद बॉडी में जो सूजन वगैरह आती है वो भी कार्टिसोल कम रिड्यूस करता है, और ब्लड शुगर का लेवल भी कार्टिसोल से
बढ़ता घटता है। यदि कॉर्टिसोल लेवल का यदि ज्यादा है तो ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होगा, कम होगा तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होने पे बॉडी की शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो कॉर्टिसोल जो है रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के, और मगर स्टिमुलेशन इसको पिट्यूटरी से जो हार्मोन एसीटीएच आता है उससे स्टिमुलेट होता है रिलीज होने के लिए। यानी अकेला मतलब ये जो कॉर्टिसोल, कार्टिसोल है, कार्टिसोल मतलब जो हमारे हमारे मन में या बॉडी में स्ट्रेस होता तब स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन है कार्टिसोल। नहीं स्ट्रेस पैदा करने वाला नहीं, जब स्ट्रेस बॉडी में होती है तो ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। यानी स्ट्रेस से फाइट करने के लिए इस हार्मोन मतलब की रिलीज होता है। ओके, हम लोगों ने सुना था बचपन में कि जब खेलते कूदते हो तो आपके बॉडी का कार्टिसोल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी और उसको यहाँ वहाँ निकाल देती है शरीर से। तो कार्टिसोल मतलब ज्यादा रहना बॉडी में नुकसान करता है। हाँ, यदि कोर्टिसोल लेवल ज्यादा बढ़ जाए, जैसे अभी हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे थे कि बॉडी हम्म। में सूज आना, चेहरा फूल जाना, पीछे हम टाई हम बैक बेंच जैसी मोटी गर्दन हो जाना, पूरे शरीर में पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाना, ये कोर्टिसोल लेवल यदि ज्यादा होगा तो बॉडी में ये सब बैड इफेक्ट्स आने का। और कोर्टिसोल इस्तेमाल होता रहेगा तो आपके मसल मास भी सही डेवलप होंगे, सूजन भी नहीं आएगी, और साथ में आपके मसल्स की कमजोरी भी नहीं होगी। तो कोर्टिसोल लेवल ज्यादा होना शरीर के लिए नुकसान होता है। और इसका सबसे अच्छा इफेक्ट जो अपन एक्सटर्नल जो स्टेरॉइड देते हैं ना सर, जिनको हम ओमना कॉर्टिल के रूप में या डेकाड्रान के रूप में या बेटनेमेथासोन के रूप में जो देते हैं, और जिसके हम आप बात करते हैं कि भाई स्टेरॉइड्स के अब्यूज आ रहा है, जो स्टेरॉइड के कारण से बॉडी में साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, स्टेरॉइड अब्यूज जो एक्सटर्नल कॉर्टिसोल लेवल जो हम बढ़ा रहे हैं वो आपके उसको अब्यूज के रूप में जब हम देखते हैं तो अब्यूज बोलते हैं इसको, स्टेरॉइड अब्यूज। और जब बॉडी के अंदर से जो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसको हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बोलेंगे इस तरह से। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो एडिशंस डिजीज होता है, दुबला पतला मरीज हो जाएगा, बिल्कुल इम्यूनिटी कम हो जाएगी, शुगर लेवल कम हो जाएगा। डायबिटीज के कई मरीज एसीटीएच डेफिशिएंसी हो जाती है सर, उनकी एड्रिनल कॉर्टेक्स फेल्योर में चला जाता है, तो उसमें इस तरह की चीजें होती। राधे राधे सर। तो राधे राधे मैडम, राधे राधे। सर मेरे को क्या है कि थोड़ा भी स्ट्रेच हो गया ना तो मेरे उल्टे हाथ से दर्द ये उंगली से चढ़ के पूरा यहाँ तक जाता है सर, बहुत पेन होता है। कैसा, कहाँ से कहाँ तक मैडम, उंगली से लेके? ये उंगली से ऐसे चढ़ के वो धीरे 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 ये कांधों तक चला जाएगा, बहुत फटता है उल्टा वाला। तो मैडम आपके कितने दिनों से हो रहा है? सर पहले पहले तो मुझे चेस्ट पेन होता था, लेकिन मैंने एंजियोग्राफी करवाई थी, उसमें तो निकला कुछ नहीं था सर, लेकिन उन्होंने कुछ सर्वाइकल दिन दवाई। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है आपको? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कई बार इसमें जिस तरह के आप पेन बोल रहे हो वो नर्व जो है सर्वाइकल नर्व दबती है यदि सर्वाइकल से, उसमें भी इस तरह के पेन आते हैं सामान्य तौर पे। सर तो सामान्य क्या तौर पे हाथ बात से कर रहे उठते हैं? सर क्या हैं। हाथ से उठते हैं क्या? कैसा हाथ? मतलब हाथ से उंगलियों से स्टार्ट होता है और नहीं इसके वो बाद वो धीरे एक्चुअली, धीरे। नहीं नहीं, क्योंकि कंधे तक जा रहा है, चाहे वो नीचे से ऊपर आए ऊपर से नीचे आए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि ये न्यूरोजेनिक पेन है एक्चुअली, ये मस्कुलर पेन नहीं है। मस्कुलर पेन होता है एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है, इसलिए न्यूरो जी जी मस्कुलर भी संभावना ज्यादा है। एक बार यदि आपने सर गर्दन का एक्सरे ना कराए हो अभी तक, एक बार गर्दन का एक्सरे एपीलेटरल करवा ले। और कहीं जी जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, मेरे को आपका स्थान नहीं मालूम, भोपाल है बाहर है, तो आप एक बार जी सर। गर्दन का एक्सरे करा के वहाँ आपके पास में जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो उसको आप एक बार दिखा लें, क्योंकि मेरे को जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो न्यूरोजेनिक पेन के बारे में ज्यादा लग रहा है, जी बजाय सर। कार्डियक पेन। यदि आप कह रहे हैं ईसीजी और एंजियोग्राफी सब हो चुकी है, वो सब नॉर्मल है, तो लाइकली चांसेज है, ज्यादातर चांसेस इसी के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये पेन होता है, रेडिकुलर पेन बोलते हैं इनको। जी 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 ठीक है सर। रखना चाहता है तो रखें, और डॉक्टर साहब आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं कि ये हम कैसे इस सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं, कैसे हम अपना हेल्थ स्वास्थ्य सर अच्छे से रख सकते हैं। सबसे पहले सर हम अपने एनवायरनमेंट को सुधारें, और एनवायरनमेंट में सुधारने के लिए हम अपने आप को खुद को सुधारें। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा कहावत जो है पुरानी, वही है। तो हम अपने आप को पूरी लाइफ स्टाइल जो है प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढालें,
बहुत ज्यादा प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें, और बहुत ज्यादा हम जो मॉडर्न सिस्टम के जो सिस्टम्स में आते जा रहे हैं, सुख साधन के साधन, उन सुख साधनों को जरा कम लेते हुए शरीर को अपने मेहनत की तरफ ले जाएं। भोजन जो है हमारा शुद्ध सात्विक आहार हो, हम समय के साथ जिस समय जो चीज करने की उस टाइम उपयोगिता उस हिसाब से करें, और सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या अपने देव दर्शन से या पूजन स्तुति जो भी जिस धर्म को मानने वाला है उससे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को जब तक आप अपने चारों तरफ बना लेंगे और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहे, पॉजिटिव टाइप की किताबें पढ़ें और पॉजिटिव टाइप की न्यूज सुने। और शाम को जो एक बड़ी हंसी की बात है या व्यंग्य कह लें इसको, जो शाम को 4 5 6 बजे के आसपास जो टीवी पे लड़ाई झगड़े दिखाते न्यूज चैनल पे, तो 2 घंटे अपने टीवी को बंद कर दें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अपने हिसाब से अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जो आजकल टीवी परोस रहे हैं वो सर देखा जाए तो नेगेटिव फीडबैक ज्यादा दिमाग को मिल रहा है, और उससे हमारा हार्मोनल बैलेंस के साथ साथ हमारे बॉडी में नेगेटिविटी आने, जब जो इजराइल और ये युद्ध हो रहा था कई पेशेंट एंजाइटी के आने लगे, साहब अपने हिंदुस्तान में भी बम फटकेंगे क्या, हवाई जहाज यहाँ से जाएगा तो कहीं यहाँ तो नहीं गिर जाएगा। अरे इस तरह की क्या स्ट्रेस एंजाइटी जो है ना बहुत सारा ऐसे चीजों को देती है। तो जो मैं तो कहता हूँ जो पुराना सिस्टम था, सुबह उठ के प्रभु को याद करें, थोड़ा बहुत प्राणायाम एक्सरसाइज सुबह घूमने जो जाने करने का वो करें, लौट करके आए, अपना थोड़ा दूध वगैरह जो भी आपको आहार में लेना है वो लेकर के अपने जो भी काम है वो कामों में जुट जाए, और उसके बाद अपना संयमित भोजन करके दिन में अपना जो भी कार्यक्रम है अपने उनको अच्छे करें, लोग अच्छे विचार अच्छी किताबों को पढ़ें और अच्छे ही सीरियल देखें। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले, बहुत ज्यादा तनाव वाले, षड्यंत्र वाले, अब जैसे अभी बीच में वो एक हनीमून कपल जो गया था उसको इतना ज्यादा कर दिया गया है, जैसा अब हर घर में ये लग रहा है जैसे हर घर में कोई हत्या होने वाली है। तो टीवी वालों के ऊपर भी या सरकार से, सर आप तो चूंकि आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो आप एक डिमांड करें कि कोई भी इस तरह की जो न्यूज है उसको 24 घंटे ना चलाएं चैनल वाले। तो उससे क्या होता है आम आदमी का मानसिक स्वास्थ्य और जो नए कपल हो चाहे पुराने कपल हो, एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे आने लगा। सर इस चीजों को यदि हम सुधार सकें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। अपने सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, दुनिया भर में ये जो मीडिया है इस तरीके की हरकत करता रहता था, हमारे देश में भी कर रहा है। तो जब हम नागरिक के रूप में सजग होंगे, और जैसे आपने कभी यूरोपियन टीवी को देखेंगे तो वहां पे डेड बॉडी वगैरह स्क्रीन पर नहीं लाते हैं वो लोग। बहुत कम आपने देखा होगा कि जो अमेरिका में ट्विन टावर अटैक हुआ था, आपको वहां 5 से 6 हजार लोग मरे थे, लेकिन एक भी बार आपको वहां पे मरे हुए लोगों का फोटो देखने नहीं मिला। क्योंकि वहां पर लोग जैसे ही कोई फोटो दिखाते हैं वो कुछ होता है तो कुछ ना कुछ लोग कोर्ट में केस लगा देते हैं कि साहब इससे हमको स्ट्रेस बढ़ा और हमको हार जाना चाहिए टीवी पर। तो जब लोग इस तरीके के केस लगाना शुरू करते हैं और कोर्ट यदि उसमें फिर एक्शन लेने लगती है तब ये माहौल सुधरता है। ये तो सरकार नहीं सुधार सकती, हम सब लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना पड़ेगी कि यदि इस तरह की न्यूज है जिससे हम लोगों को स्ट्रेस आता है, कुछ पढ़े लिखे लोगों को संदर्भ में कोर्ट में जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को कराना पड़ेगी, वापस सलाह दी टीवी बंद करने दो, तो अंतर पड़ेगा। तो ये और बिल्कुल बहुत जरूरी बात है कि इस देश में ये बहुत तेजी से अननेसेसरी बढ़ रहा है, मीडिया बहुत ही नकारात्मक वातावरण बना रहा है। तो आपकी सलाह के बाद हम समाप्त करना चाहेंगे आज का डिस्कशन। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ सर, मुझे 2012 में मेरा प्रोलैक्टिन बढ़ गया था। हाँ हाँ। तो एक छोटा सा मतलब सिस्ट बन गया था पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। फिर उसका मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, तो वो लैक्टेशन होने लगा था उस पीरियड में मुझे। प्रोलैक्टिन का तो काम ही लैक्टेशन कराने का, ग्लैक्टोरिया होता है ना, बीमारी होती है उससे वही बहुत ज्यादा दूध का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। हाँ जी। और तो अब तो मैं आपको कंटिन्यू प्रोलैक्टिन टेस्ट कराती हूँ। टेबलेट तो बंद हो गई, हार्मोन की टेबलेट दी थी एक वीकली, अभी मुझे हाँ नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है। हाँ कैबरगोलिन दी थी। हाँ। तो 0.5 से उनने स्टार्ट की थी, फिर 0.25 कर दी थी, अभी लगभग साल भर से बंद है। तो अभी इसके लिए क्या सावधानी रखना चाहिए? अब वो ये कि हर 6 महीने में या साल भर में आप प्रोलैक्टिन लेवल करवाते रहे, और यदि हाँ वो पिछले लगातार 3 बार की जांचों में यदि वो नॉर्मल आ रहा है तो फिर साल भर में एक बार जांच करा लें।
क्योंकि एक बार कई बार ठीक होने के बाद दोबारा होने के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बाकी अच्छा। गैलेक्टोरिया इज ए कॉमन डिजीज, प्रोलेक्टिन लेवल बढ़ता है तभी होता है, कई बार ट्यूमर के कारण भी होता है, कई बार जो अपने हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते, जो नेगेटिव फीडबैक जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, इसलिए प्रोलेक्टिन लेवल बढ़ जाता है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।